Good morning, students. Welcome back to Genesis International School, Dholpur. And today in your SST classes, we are going to study about chapter number 3rd of your textbook. Okay, so pay attention while I am reading. Okay, and have a look at the chapter number 3 given at page number 14 of your SST textbook. Now the chapter name is Achievers and Explorers. मतलब जिन्होंने हासिल किया और जिन्होंने कोई खोज करी, ऐसे लोग जो हासिल करते हैं, कुछ उन्हें अचीवर्स कहते हैं। मतलब ये इन्होंने कुछ भी अचीव किया हो, अगर सक्सेस अचीव करी है किसी चीज़ में, अगर इन्होंने कोई मिशन चलाया उसमें सक्सेस मिला है इन्हें, वहाँ भी उन्होंने अचीव किया है, यानी उपलब्धि हासिल करता कह सकते हैं अचीवर्स को आप। और एक्सप्लोरर्स वो होते हैं जो किसी चीज़ को खोज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा हो वास्को दा गामा था, वो इंडिया आया था, कोलंबस था, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था, वो शिप से आए थे बाय सी रूट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट देम। यहाँ देखिए कुछ लोगों की पिक्चर्स दे रखी है, सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ओके, राजा राम मोहन रॉय, ये कौन है, ये कौन है, इस तरीके से मैंने आपको एक हिंट दे दिया, लाइक दिस इज़ राजा राम मोहन रॉय। ओके, तो इनमें से कई लोग अचीवर्स हैं, कई लोग एक्सप्लोरर्स हैं, हमें इनके बारे में बताना है या सीखना है, ये आप। सो स्टूडेंट्स, लुक हियर, सेवरल पीपल लेफ्ट देयर मार्क थ्रू द एजेस। मतलब कई लोगों ने अपने एजेस का मतलब या उम्र नहीं है, एजेस का मतलब चले आ रहे समय से है। तो इतने चले आ रहे समय में, मतलब इतिहास में, हिस्ट्री में कई लोगों ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं। लेफ्ट देयर मार्क मतलब अपने पीछे एक छवि छोड़ते गए अपनी, वो उन्होंने क्या किया, कैसे किया। ओके, और आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो ग्रेट अचीवर्स एंड एक्सप्लोरर्स हैं, थिंकर्स हैं कई सारे। देयर करेज, उनका जो साहस था, कंसिडरेशन, जो उनकी मतलब मानना था, जिस चीज़ में उनका दृढ़ निश्चय था, केयरिंग, उनकी परवाह जो थी, मतलब वो परवाह करते थे लोगों की, वो लव एंड जस्टिस, और वो प्रेम करते थे और वो न्याय करते थे। जस्टिस मतलब न्याय करना, किसी के साथ इंसाफ करना। हैव इंस्पायर्ड मैनी पीपल, इससे कई लोग प्रेरित हुए हैं। इंस्पायर्ड का मतलब, प्रेरित होने का मतलब क्या है, मान लो किसी को देखकर आपको लगता है मुझे ऐसा बनना है, तो वो इंस्पिरेशन मिली उनसे आपको, मतलब कुछ उनके अंदर आपने ऐसी क्वालिटी देखी जो आपको लगता है वाओ, ऐसा काश मैं भी कर पाता, तो इससे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। ओके, कई लोग हैं दुनिया में जैसे एक्टर्स बनना चाहते हैं अक्षय कुमार को देखकर, कई लोगों को सलमान खान पसंद है, कई लोगों को बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पसंद हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं लोग कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करते हैं, लाइक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। ये कुछ इंडियंस हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज़, वी कांट काउंट देम। इतने ज़्यादा हैं, कई लोगों के बारे में लोग जानते हैं, कई लोगों के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग आपके बहुत पहले हुआ करते थे, जब कोई रिटर्न रिकॉर्ड भी ना हुआ हो, तब भी तो लोग महान हुआ करते होंगे कि अचानक से महान बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो ग्रेट पर्सनैलिटीज़, कई महान व्यक्तित्व वाले लोग, हैव ब्रॉट इम्पेकेबल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, रूपांतरण किया है, यानी कि अपनी फॉर्म चेंज करी है, और अमेजिंग चेंजेस इन द यूजुअल रूटीन्स, और साधारण तरीके को जो हम फॉलो करते आ रहे हैं रूटीन को, उसमें काफ़ी रोमांचक परिवर्तन लाए हैं, अमेजिंग चेंजेस लाए हैं। वेदर इट इज़ पॉलिटिक्स, चाहे वो राजनीति हो, राजनीति समझते हैं ना, लीडर्स आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी फेमस हैं आपके लिए, वो पॉलिटिकल लीडर ही तो हैं, फिलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। आर्ट्स, साइंस, ऐसी कला या फिर विज्ञान का क्षेत्र है, फील्ड है, इसमें भी वेदर इट इज़ रिलीजियस और फिलोसफिकल, चाहे वो कोई धार्मिक या फिर आपकी दार्शनिक मत हो, कोई भी टाइप का। दार्शनिक क्या है अभी आप समझेंगे नहीं, इसे समझाने के लिए आपको हायर क्लासेस में आना पड़ेगा, पर रिलीजियस को आप समझ सकते हैं। कुछ लोग क्या है, रिलीजियन से कंपेयर करते हैं अपने आप को, और वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने गौतम बुद्ध और महावीर जैन के बारे में पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, तो महावीर जयंती मनाते हैं, है ना, गौतम बुद्ध जयंती भी होती है ऐसे ही। तो वो सभी
क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि वो भी बहुत ही महान अचीवर्स रहे होंगे और एक्सप्लोर किया उन्होंने भी, बहुत कुछ किया है, वो पृथ्वी पे अलग अलग जगह घूम के आए, उन्होंने कई टाइप की स्किल्स सीखी जिससे वो अपने आने वाली जनरेशन, उनके पपिल्स या डिसिपल्स यानी कि शिष्यों में बांट सकें। ओके, और उनके कई लॉन्ग मतलब एज से फॉलोइंग भी है उनकी, आप देख सकते हैं नेपाल में। तो नेपाल तिब्बत जो लोग गए हों, चाइना गए हों, चाइना में कोई गॉड नहीं होता है उन लोगों का, वो एक्चुअली गौतम बुद्ध को मानते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, नास्तिक ही रहते हैं। तो हम देख सकते हैं वेदर इट इज़ बिग और स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, द इम्पैक्ट मेड बाय पीपल, जो लोगों ने अपना प्रभाव छोड़ा है या असर छोड़ा है, मेड देम फेमस, से वो प्रसिद्ध हो गए और फेमस पर्सनैलिटीज़ बन गए, यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोग बन गए। व्यक्तित्व क्या होता है, आपने देखा है कुछ लोगों की पावर उनके चेहरे से झलकती है, उनकी अच्छाई उनके चेहरे से झलकती है। वहीं कुछ बुरे होते हैं तो उनके चेहरे पे बुराई होती है, लंबे लंबे मूछ, दाढ़ी, बाल, काला चेहरा, ऐसे बहुत सारे टाइप की पर्सनैलिटीज़ का इम्पैक्ट होता है। उनकी ड्रोपदार आवाज़ें, ओके, वो जो कहते हैं वैसे ही होना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट है उनका, जो इफेक्ट है जो सभी के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ फेमस हो जाती हैं। चाहे वो ग्रेट हो या ना हो, फेमस होने के लिए आपको ग्रेट होना ज़रूरी नहीं है। फेमस होने के लिए आप गलत काम भी कर सकते हैं और कई लोग करते भी हैं। नेक्स्ट, सो लेट अस रीड अबाउट द लाइफ्स ऑफ अ फ्यू सच ग्रेट पर्सनैलिटीज़। हम इतने ज़्यादा लोगों के बारे में तो नहीं पढ़ सकते, तो चलिए आइए पढ़ते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी के बारे में। फ्यू मतलब कुछ लोग, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ आपको बता दिया, महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। मदर टेरेसा, ईयरिंग, नेक्स्ट पेज पे देखिए, मदर टेरेसा। ये बहुत ही ग्रेट थी। क्यों? इसलिए नहीं कि इनके पास 5 हाथ या 7 नाक या 8 पैर थे। मदर टेरेसा बहुत ही काइंड थी। क्या थी वो? काइंड लेडी। एक्चुअली मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन मैसेडोनिया ऑन 26 अगस्त 1910। ईयर 1910 में 26 अगस्त को मैसेडोनिया नाम की जगह पर मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। एट द एज ऑफ 12, जब वो 12 की ईयर्स की थी, तो शी रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ दैट हर कॉलिंग इन लाइफ वॉज टू हेल्प द पुअर, कि लाइफ मतलब उन्हें जीवन इसलिए मिला है ताकि वो गरीबों की मदद करें। ओके, एंड टू स्प्रीड, और ये फैलाएं क्या? द लव ऑफ क्रिस्ट। क्रिस्ट कौन है? आपने क्रिसमस मनाया है लेकिन क्रिस्ट नहीं जानते हैं क्या? जीसस क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीहा। आपने देखा होगा चर्च में एक सूली पर एक व्यक्ति चढ़ा रहता है, आपने देखा है? वो एक्चुअली वो गॉड हैं क्रिश्चियंस की, जिन्हें कहते हैं जीसस क्रिस्ट। ओके, फुल नेम नहीं लेते हैं, कुछ लोग जीसस कहते हैं, कुछ लोग क्रिस्ट कहते हैं। तो वो चाहते थी कि उस मैसेज फैलाएं, क्योंकि क्रिश्चियन थी खुद भी। शी लेफ्ट हर पेरेंटल होम, उन्होंने अपना मम्मी पापा का घर छोड़ दिया। व्हेन शी वॉज 18, जब वो सिर्फ 18 ईयर्स की थी। एंड शी बिकेम अ नन, और वो आगे जाके क्या बन गई? एक सन्यासिन बन गई। नन क्या होती हैं? जो लोगों की देखभाल करती है, एक सिस्टर टाइप की, जैसे डॉक्टर के साथ सिस्टर होती है ना, ऐसे ही। बट वो सन्यासिन हो गए, उन्होंने शादी नहीं करी कभी, और हमेशा लोगों की भलाई के लिए अपने सभी चीज़ों को छोड़ दिया, स्वार्थ को, अच्छे कपड़े पहनना वगैरह, क्योंकि उनके यहाँ वाइट क्लोथ्स पहनती तो ब्लू बॉर्डर होता था, जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। वो किसी भी टाइप का ईयरिंग, नोज पिन, कुछ भी नहीं पहने हुए, उनके बैंगल्स भी नहीं होंगी, ना ही कोई पायल वगैरह, ना लिपस्टिक, कुछ भी नहीं, ना बिंदी। तो वो सभी पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना ये सब चीज़ें, वो कहते हैं नन। एंड जॉइन द सिस्टर ऑफ लोरेटो, एन इरिश कम्युनिटी ऑफ नन्स इन कैलकटा। इंडिया के कैलकटा में आने के बाद उन्होंने नन्स की एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय था जिसमें नन्स होती थी। ओके, मतलब आप देख सकते हैं एक ग्रुप होता है, तो आयरिश कम्युनिटी था वो। आयरिश कम्युनिटी का क्या मतलब है? वो एक देश से आए हुए थे, आयरिश, ठीक है। तो वो सिस्टर ऑफ लोरेटो जिसे कहते हैं, उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया। इसका नाम सिस्टर ऑफ लोरेटो था। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इन डबलिन, डबलिन एक जगह है जहाँ पर कुछ महीनों की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण के बाद शी वॉज सेंट टू इंडिया, उन्हें भारत भेज दिया गया था। और इसी कम्युनिटी जो कैलकटा में मौजूद है, इसी का एक हिस्सा वो बन गई। तो इन 1950, मतलब अपने जन्म के 40 साल बाद, मदर टेरेसा फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू लुक आफ्टर पुअर एंड सिक पीपल। तो उन्होंने गरीब और बीमार लोगों के लिए जो चैरिटी यानी दान होता है, उसके लिए मिशनरीज भेजे, यानी कि कई लोग जो मैसेज लेके जाते हैं, वो स्प्रीड करते हैं कि हमें डोनेशन चाहिए, हम कुछ गरीब लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, उनको कुछ एजुकेशन देना चाहते हैं, इस तरीके से।
सो टुडे इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज पूरी दुनिया भर में हज़ारों बहन और भाई, यानी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ज़रूरी नहीं कि वो आपस में रिलेशन में सिस्टर एंड ब्रदर हो, वो पूरी दुनिया में से कहीं से भी हो सकते हैं, आपस में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ही कहलाते हैं और लोग भी उन्हें सिस्टर एंड ब्रदर ही कहते हैं। इकट्ठा हुए हैं इस काम को करने के लिए और ये बहुत बड़ी संस्था बन चुकी है आज। लेटर बाद में क्या हुआ, मदर टेरेसा फाउंडेड निर्मल हृदय, निर्मल HRI डे मत कह देना इसे, हृदय, सॉफ्ट हार्ट इसका है अगर हम हिंदी इंग्लिश भी। तो अगर आप देखें कि निर्मल हृदय का मतलब है सॉफ्ट हार्ट, इन्होंने एक सॉफ्ट हार्ट होम फॉर द पुअर एंड डाइंग, जो मर रहे थे और जो गरीब थे ऐसे लोगों के लिए एक निर्मल हृदय नाम की संस्था चालू करी। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979। ओके, उनके जन्म के 69 ईयर्स के बाद उन्हें क्या दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया है। बहुत बड़ा सम्मान होता है शांति के लिए। एंड इंडिया ऑनर्ड हर विद द भारत रत्न इन 1980। अपने जन्म के 70 साल बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया इंडिया की तरफ से सम्मान के रूप में। अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ साथ शी हैड वॉन सेवरल अदर अवार्ड्स, उन्हें कई दूसरे पुरस्कार भी दिए गए। एंड एक्कोलेट्स फॉर हर सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, और उनकी निस्वार्थ मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, सर्विस यानी सेवा जो उन्होंने करी, सेल्फलेस वो भी बिना किसी स्वार्थ के, बदले में उन्होंने कुछ मांगा नहीं। तो ये उनका बड़प्पन था, इसी के लिए उन्हें कई टाइप के प्राइजेस मिले पूरे जीवन काल में, नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, भारत रत्न, ठीक है। उन्होंने कई टाइप की मिशनरीज भेजे थे, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करी, उनके निर्मल हृदय नाम की एक संस्थान था। तो इसमें हज़ारों लोग हैं जो आज जुड़े हुए हैं और मदद करते हैं और इनको फॉलो भी करते हैं। कई लोग आज ऐसे हैं जो इनकी बताए हुए मैसेज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रिलीजन्स बुरे हैं, एक्चुअली बुरे होती है लोगों की सोच। ना इंसान बुरा होता है, ना भगवान बुरा होता है, ना कोई रिलीजन बुरा होता है, ना कोई कास्ट बुरी होती है। बुरे होते हैं दुनिया में लोगों के थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उसे चेंज करने की ज़रूरत होती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप बचपन से ही बच्चे को ऐसे संस्कार दें या कल्चर दें जिससे वो बच्चा आगे जाकर कुछ अच्छा कर पाए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल में सिर्फ इन्हें पढ़ने आ रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, हम फ्री हो गए, ऐसा नहीं है। लाइफ में हम ये सब चीज़ें इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि अपने अंदर डेवलपमेंट ला सकें, वो डेवलपमेंट जो सब लोग देखना चाहते हैं, जो आजकल देखने को मिलता ही नहीं है लोगों में। ओके, नेक्स्ट पर्सन इज रविंद्रनाथ टैगोर। पता है आपकी जन गण मन जो आप गाते हैं नेशनल सॉन्ग, उसको किसने गाया था, सॉरी नेशनल एंथम कह लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी रचना करी थी। यस, और आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही श्रीलंका के नेशनल एंथम को भी बनाया था, वो भी जनगण मन की ट्यून पर ही बना हुआ। अगर आप कभी IPL देखें क्रिकेट में या फिर मैच देखें श्रीलंका का, तो दोनों टीम्स अपना अपना एक नेशनल एंथम गाती हैं, तो दोनों की देखना ट्यूनिंग सेम टू सेम है, बस वर्ड्स अलग हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने इसको क्या किया था, ट्रांसलेट किया था श्रीलंकन लैंग्वेज में विद सेम ट्यूनिंग। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कैलकाटा इन 1861। ये कैलकाटा में ही ईयर 1861 में जन्म हुआ था इनका। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पापा का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इन सबसे छोटे बेटे थे अपने फादर के, यानी कि इनके देवेंद्रनाथ जी के। एंड एजुकेटेड एट होम बाय ट्यूटर। उन्हें घर पर ट्यूटर आता था पढ़ाने के लिए, उससे पढ़ते थे। ट्यूटर क्या होता है, जैसे आपका टीचर्स होते हैं, ट्यूशन देने आते हैं घर पर, वैसे। रविंद्रनाथ वॉज ए क्यूरियस एंड क्रिएटिव चाइल्ड। बहुत ही बचपन से उत्सुक और क्रिएटिव यानी रचनात्मक बच्चे थे। मतलब ये शांत नहीं रहते थे, इनके मन में कुछ ना कुछ नया करने का हर समय आता रहता था। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन लिटरेचर। अच्छा, वो साहित्य, थिएटर, थिएटर क्या होता है यानी ड्रामा, ओके, डांस, इसके अलावा नाच गाने में और म्यूज़िक, संगीत में इनको बहुत ही ज़्यादा क्या था, कीन इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रुचि होना, अति रुचि किसी चीज़ में। He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1913 for his book गीतांजलि। अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ यानी सर्वश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया था। नवाजना मतलब अवार्ड देना। In 1915 he was conferred with knighthood by the British government। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें नाइटहुड यानी कि एक उपलब्धि होती है, इससे उन्हें नवाजा गया था। ही रिटर्न दिस टाइटल इन 1918, साल 1919 में
इन्होंने ये टाइटल लौटा दिया इन कंडेमनेशन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें मैसेकर का मतलब हज़ारों लोगों को बंद करके जलियांवाला बाग, यानी कि जो पंजाब में है, आपका लाहौर में शायद, पंजाब लाहौर हिस्से में पड़ता है, वहाँ पर जनरल डायर नाम के एक ब्रिटिश जनरल ने चारों तरफ से बंद करवा दिया था। रास्ता आने जाने के जो गेट थे सब बंद थे, लोग लॉक हो गए थे, और वहाँ पे कुएँ था आसपास, तो कई सारी लेडीज़ ने उसमें अपने बच्चों के साथ कूद के जान दे दी, क्योंकि उन्होंने फायरिंग कर दी उन लोगों पे जितने भी इंडियंस थे, जनरल डायर ने। ओके, सो इसे जलियांवाला बाग, उस जगह का नाम जलियांवाला बाग कहते हैं। और मैसेकर का मतलब होता है मानव संहार, बहुत सारे लोगों को मार देना। कोई लोग कुएं में कूद गए, वहाँ पे आज भी गोलियों के छल्ले लगे हुए हैं उन जगहों पर, खून बिखेरा हुआ है, वहाँ की मिट्टी अब भी लाल है, इस तरह से कहा जाता है। तो 1919 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला हुआ ये अवार्ड लौटा दिया, नाइटहुड का, तो उन्होंने वो अवार्ड लौटा दिया। एंड आप देख सकते, सो जलियांवाला बाग मैसेकर के कंडेमनेशन, यानी कि इतने बड़े अपराध होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने उनके लिए नफ़रत में ये लौटा दिया, ग्लानि के कारण। ओके, एंड कई सारे लोगों ने अपने टाइटल्स लौटा दिए थे, जैसे आपके महात्मा गांधी भी उनमें से एक थे। कई और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने टाइटल्स लौटा दिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड के तौर पे दिए थे। एंड यू नो, जनगण मन जो मैंने बताया था आपका नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गीत है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कंपोज किया था, इसे रचयिता वही थे। ही फाउंडेड ए स्कूल नेम्ड शांति निकेतन, उन्होंने शांति निकेतन नाम का स्कूल की नींव रखी। फाउंडेड का मतलब ढूंढना नहीं, नींव रखना यानी बनवाना, शुरू करना। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के उथेयू बंगाली थे, तो वहीं पर शांति निकेतन नाम की स्कूल की स्थापना करी, विच इज़ नाउ फेमस एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो आज वहाँ पर विश्व भारती यूनिवर्सिटी यानी विद्यालय, विश्वविद्यालय बन चुका है। यहाँ पर नॉर्मल स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से फिर डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी बन चुका हो। ही वॉज कॉल्ड गुरुदेव बाय ऑल, लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। ही लास्ट ट्वीटेड ऑन 7 अगस्त 1941, 7 अगस्त 1941 को उन्होंने आखिरी सांस ली। लीविंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज़ फॉर ऑल टू फॉलो, उन्होंने अपने विचार और अपने जितने भी मतलब शानदार जो उन्होंने खोजें करी थी, इसके अलावा उन्होंने के दिमाग में जो जो बातें आई थी, उन्होंने कई सारे लोगों, वैसे थॉट्स एंड आइडियाज़ विचार ही होते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन कुछ आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो हम इमेजिनेशन के तौर पे रखते हैं, तो इसे फॉलो करने के लिए उन्होंने हमारे लिए छोड़ दिया था। स्वामी विवेकानंद कौन है? स्वामी विवेकानंद वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर, ये एक आध्यात्मिक नेता थे, ओके, योगी थे, और इसके अलावा पैट्रियट, देशभक्त थे, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ये भी पश्चिम बंगाल से थे। ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द इंडियन रिलीजियस एंड कल्चरल रिनाइसेंस, ये भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब क्या है, मतलब लोगों की जो सोच थी उसे बदलना और एक नए ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें समझाना और आगे बढ़ाना, ये उनका काम था। वो प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रवीण नेताओं में से एक थे, बहुत ही काबिल कुशल नेता थे। हिज रियल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता, उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1863 इन कैलकाटा, साल 1863 में कलकत्ता में 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। फ्रॉम एन अर्ली एज, मतलब छोटी सी उम्र से ही डिस्प्लेड साइंस ऑफ ग्रेट कंपैशन एंड ऑल्सो द क्वालिटीज़ ऑफ ए नेचुरल लीडर, एक प्राकृतिक नेता की विशेषताओं के साथ साथ बहुत सारा दिल में उनके क्या था, कंपैशन, दया थी, जो उनके बचपन से ही दिख जाते थे। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, यानी एक मुहावरा होता है कि बचपन से पता चल जाता है कि बच्चा आगे जाके कैसा होगा, उसके गुण कैसे हैं। तो उनकी क्वालिटीज़ बचपन से इतनी ज़्यादा उनके मन में कंपैशन, दया थी लोगों के लिए, उनकी क्वालिटीज़ थी एक नेचुरल लीडर के तौर पे, वो लोगों को लीड करना पसंद करते थे, वो हर चीज़ में आगे रहते थे। ही हैड ए शार्प इंटेलेक्ट, उनकी जो बुद्धि थी बहुत ही कुशलाग्र थी, यानी कि इंटेलेक्ट का मतलब आपके दिमाग जो इंटेलिजेंस होती है उसमें भी शार्प इंटेलेक्ट थी। एंड डिवोर्ड लिटरेचर, और इसके अलावा उनका जो मन था वो पूरी तरह से भक्तिमय था, वो साहित्य में ही डूबा रहता था। फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, चाहे वो पूर्व से हो या पश्चिम से हो लिटरेचर। दिस इंक्लूडेड वेस्टर्न फिलॉसफी, एंड इसके अंदर पश्चिमी दार्शनिकता भी देखने को मिलती है। एंड द ग्रेट
इंग्लिश पोएट्स, उसके अलावा महान अंग्रेज़ी कवियों के बारे में भी इसमें है लिटरेचर्स में. ही पर्टिकुलरली लाइक द रेशनल रीजनिंग ऑफ द वेस्ट एंड वॉज easily dismayed by many of the religious superstitions and the cultural decline that Indian society found itself in. अच्छा, और वो कई इंग्लिश पोएट्स के द्वारा लिखे गए फिलोसफिकल लिटरेचर्स पे भी ध्यान देते थे. उनकी मतलब लिटरेचर में काफ़ी रत रहते थे. वो डिवोट यानी रत रहना का मतलब है कि लिटरेचर में उन्हें बहुत रुचि थी, इंटरेस्ट था. लिटरेचर स्टोरीज होती हैं एक्चुअली बहुत ही दिल को छू जाने वाली, किसी के रियल लाइफ से भी हो सकती हैं, वो कई बार वो इमेजिनेशन होती हैं. सो वो पर्टिकुलरली लाइक करते थे रेशनल रीजनिंग ऑफ द वेस्ट. जो पश्चिमी सभ्यता थी यानी पश्चिमी देश के लोग हैं, उनकी रेशनल रीजनिंग, उनका एक तर्क था. एंड वॉज ईजिली डिसमेड बाय मेनी ऑफ द रिलीजियस सुपरस्टिशंस. जो कई सारे धार्मिक अंधविश्वासों को क्या करते थे, उनकी बात जो थी पश्चिमी सभ्यता वालों की, वो बाकी सब जैसे हमारे यहाँ बहुत सी बातों में अंधविश्वास लेके घूमते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो काम खराब हो जाएगा, कोई काना व्यक्ति हमारा रास्ता काट जाए, लंगड़ा काना, तो ये सब क्या है, सुपरस्टिशंस है. जब व्यक्ति एक डिसेबल है, अपंग है, तो है, इसमें क्या गलती है उसकी. एंड द कल्चरल डिक्लाइन, इसके अलावा सांस्कृतिक पतन होना, जो संस्कार है हमारे उसका पूरी तरह से पतन हो चुका है. आजकल हम देखने को मिलते हैं कि वो जो ज़माना था वो अब नहीं रहा है, जब संस्कृत लैंग्वेज थी अब है ही नहीं. नेक्स्ट, सो दैट इंडियन सोसाइटी फाउंड इटसेल्फ इन, जिसमें भारत जो था अब रत था यानी शामिल था, बट अब कल्चरल सोसाइटी जो थी वो नहीं थी. फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, मतलब उनका जो आप देख सकते हैं कि किस बैकग्राउंड से हैं. ही वॉज ड्रॉन टू जॉइन द ब्रह्म समाज. तो उन्होंने क्या है कि उनका खिंचाव या लगाव, मतलब उनका जो आकर्षण था वो ब्रह्म समाज की तरफ था. द ब्रह्म समाज वॉज अ मॉडर्न हिंदू मूवमेंट. ये एक आधुनिक हिंदू आंदोलन था. सॉट टू रिवलाइज, जिसकी मांग की गई थी किसके द्वारा, सॉट टू रिविटलाइज यानी कि शुरुआत करना, यानी फिर से चालू करने के लिए इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन को, एंड स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता. आध्यात्मिकता क्या आप देखना होगा, संस्कार आस्था नाम के चैनल आते हैं, उसमें बाबा प्रवचन देते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो. तो पूरी स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे हड़प रहे हैं और कुछ नहीं है. स्पिरिचुअलिटी में मतलब ये है कि उनके जो उपदेश हैं उन बातों को ध्यान से सुनिए, भगवान क्या कहता है, उनके ऊपर उनका विश्वास क्या है, अंधविश्वास क्या है, उनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. थ्रू अ रेशनलिस्टिक अप्रोच, उनका एक रेशनलिस्टिक अप्रोच था, मतलब इन सब में अलग हटकर. एंड अबैंडनमेंट ऑफ इमेज वर्शिप, और उनका मानना था कि मूर्ति पूजा बंद कर दी जाए, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं तो क्या पता वो मूर्ति उसी की है कि किसकी है, किसी को नहीं पता. ये बस एक कल्पना में है. कभी भगवान ने रियल लाइफ में आकर किसी को दर्शन दिया, उसने बताया हो कि इनकी मूर्ति इंसानों ही जैसी है, तो उस भी हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, या जो रिटन प्रूफ है उस पर भी लोग मानते नहीं हैं, ऐसे भी हैं. सो ही बिकेम द डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस. तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए इस तरीके से आगे चल के, ब्रह्म समाज के संस्थापक. नेक्स्ट, इन 1893 he went to Chicago as a representative of India at the Parliament of all religions of the world. इसके बाद साल 1893 में वो शिकागो गए थे भारत के प्रतिनिधित्व करते हुए, और सब पूरी जहाँ पे संसार के सभी धर्म की तरफ से एक पार्लियामेंट यानी विधानसभा में गए थे वो. ऑन 11 सितंबर को ही डिलीवर्ड हिज हिस्ट्रिकल स्पीच. उन्होंने इसी ईयर के 11 सितंबर को एक ऐतिहासिक भाषण दिया, विच मेड हिज लर्न ऑडियंस बो देयर हेड्स इन रिवरेंस, जिससे उनके जो विद्वान ऑडियंस थी, मतलब श्रोता थे, सुनने वाले थे, वो अंग्रेज़ थे वहाँ पे ज़्यादातर. उन्होंने क्या किया, अपने सिर झुका लिए, बो देयर हेड्स इन रिवरेंस, सम्मान पे तौर पे, क्योंकि वो मान लगे थे कोई महात्मा है. इन फैक्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु मेड इंडियाज़ ग्रेटनेस नोन टू द वर्ल्ड. ये पहले ऐसे इंसान थे जिसने बताया था भारत की महानता क्या है, दुनिया के सामने इसे दिखाया था और सबको समझाया, और मतलब लोग इसे जान पाए कि भारत भी कोई देश है. इन 1897 ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन फॉर द सर्विस ऑफ द इंडियन सोसाइटी. साल 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन यानी एक अभियान के तौर पर
भारतीय समाज की सेवा के लिए इसकी स्थापना करी या नींव रखी। विवेकानंद शोड ए न्यू पार्ट टू द यंगर जनरेशन, उन्होंने नई पीढ़ी के लिए एक नए रास्ते को दिखाया थ्रू हिज बुक्स, अपनी किताबों से, जैसे उन्होंने लिखी किताबें योग, राजयोग एंड ज्ञान योग। ओके, स्वामी विवेकानंद मेमोरियल बिल्ट एट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपने नाम सुना होगा एक गाने में, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, राइट। इससे पहले आपको ज़्यादातर ऐसे नेम सुनने को नहीं मिले होंगे। तो स्वामी विवेकानंद जो थे उनके याद में एक मेमोरियल यानी यादगार के तौर पे, एक स्मृति के तौर पर बनाया गया है कन्याकुमारी में। जेट टेल्स अस, जो हमें बताता है इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी, द स्टोरी ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ विवेकानंद, विवेकानंद जी की महानता की स्टोरी। ओके, मार्को पोलो कौन था? एक विदेशी ट्रैवलर था। ओके, एंड वो एक्चुअली मार्को पोलो एक मर्चेंट यानी सौदागर था, और ट्रैवलर तो है ही, एंड एक्सप्लोरर और खोज करने वाला था, हु ट्रैवल थ्रू द फार ईस्ट, जो दूर पूर्व के हिस्सों से और चाइना से होते हुए, फॉर मच ऑफ हिज लाइफ, मतलब इसी में अपना जीवन उसने ज़्यादातर बिताया घुमा फिरी में, ईस्ट से लेकर चाइना। मार्को पोलो वॉज बोर्न अराउंड 1254 इनटू ए वेल्दी वेनेशियन मर्चेंट फैमिली। जो मार्को पोलो था उस साल 1254 में एक काफ़ी पैसे वाले परिवार यानी संपन्न, साधन संपन्न परिवार, जो वेनेशियन मर्चेंट फैमिली थी, वेनिस की फैमिली थी, तो वो वेनेशियन कहलाते हैं। ओके, वेनिस एक सिटी है। अब जो वेनिस है या इटली में है, तो वहाँ की फैमिली, जो लोग हैं वो वेनेशियन कहलाते हैं। जैसे हम इंडिया के हैं तो इंडियन। मर्चेंट एक सौदागर परिवार था, उसमें वो पैदा हुए थे, वेल्दी फैमिली। हिज फादर, उसके पिता निकोलो, एंड हिज अंकल माफियो। अच्छा, उनके पिता जो थे ना, निकोलो पोलो उनका नाम था, और उनके अंकल माफियो पोलो जो थे, वर सक्सेसफुल ज्वेल मर्चेंट्स। वो बहुत ही ज़्यादा सफल ज्वेल मर्चेंट्स थे, यानी जो रत्नों में रत्न कहते हैं हम ज्वेल्स को ज़्यादातर, तो ज्वेलरी मर्चेंट्स थे, एक तरीके से वो सुनार थे, आप ऐसा कह सकते हैं। मच ऑफ मार्कोस चाइल्डहुड, ज़्यादातर मार्को का चाइल्डहुड जो था वो स्पेंट इन एशिया, वो एशियाई देशों में बीता, एशियाई प्रांत में बीता। मार्कोस मदर डाइड व्हेन ही वॉज यंग, वो बहुत ही छोटे थे तब मार्को की मम्मी क्या हो गई, भगवान के पास चली गई। नेक्स्ट, देयरफॉर, इसीलिए यंग मार्को वॉज प्राइमरली रेस्ड बाय एक्सटेंडेड फैमिली। तो यंग मार्को, जो जवान छोटा सा मार्को था, उस प्राथमिक रूप से, मतलब शुरुआत से ही पाला गया था एक एक्सटेंडेड फैमिली यानी बड़ी से परिवार के द्वारा, जिसमें उसे अपने चाचा, अपने पापा, ठीक है, इस तरह से अपने सभी जो लोग थे उनके संग में पाला गया था ज़्यादातर। मार्को फर्स्ट लेफ्ट फॉर चाइना, सबसे पहले मार्को चाइना गया व्हेन ही वॉज 17 ईयर्स ओल्ड, जब वो 17 ईयर्स का था। ही ट्रैवल देयर विद हिज फादर एंड अंकल, वो वहाँ पर अपने पिता और अंकल के साथ गया था। हिज फादर एंड अंकल हैड मेट द मंगोल एम्पर कुबलाई खान, वो मंगोल सम्राट कुबलाई खान जो था शहनशाह, उससे मिले। एंड ड्यूरिंग देयर फर्स्ट ट्रिप टू चाइना, और अपनी चाइना की पहली यात्रा में वो भी, एंड हैड टोल्ड हिम दे वुड रिटर्न, और बोला था कि हम लौट कर आएंगे। कुबलाई वॉज लीडर ऑल ऑफ चाइना, उस समय कुबलाई खान जो था वहाँ मंगोल शासक था, वो पूरे चाइना में उस समय लीडर था, यानी कि वो उसका शासन पूरे चाइना उसके अंदर आता था। मार्को पोलो's मेन अचीवमेंट वॉज हिज जर्नी ऑन द सिल्क रोड विद हिज फादर इन 1271। तो मार्को पोलो का जो मुख्य उपलब्धि थी वो इसकी यात्रा थी सिल्क रोड पर, ठीक है। सिल्क रोड कहते हैं रेशम मार्ग, ये से सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता के साथ 1271 में इंडिया से कनेक्ट करता था इस, ओके, चाइना को, तो वो इस रास्ते से होते हुए आया था। ओवर हिज टाइम ऑन द सिल्क रोड, अपने इस रेशम मार्ग के समय में जब वो चल रहा था, ही हैज़ ट्रेडेड, उसने सौदा किया, एंड कलेक्टेड ज्वेल, सिल्क, कई सारे रत्न, रेशम और आइवरी। आइवरी कहते हैं हाथी दंत, हाथी की दांत देखें वाइट वाले, उन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ट्रेड किया था, यानी कि खरीदना बेचना, खरीद फरोख्त करना, जो बाइंग एंड सेलिंग उसका बिजनेस था। वो मर्चेंट था, ही सौदागर था। ही स्प्रेड चाइनाज क्रिएटिविटी इन द यूज़ ऑफ कोल, मनी एंड कंपास टू इम्प्रूव फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। उसने फैलाया चाइना की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को कोयले के उपयोग में, पैसे के उपयोग में, और कंपास जो था जिसकी वजह से लोग आज डायरेक्शन देख पाते हैं। आपने देखा होगा एक कंपास होता है, इसमें सुई घूमती रहती है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में आके रुकती है, ओके।
तो उसने इसका भी क्रिएटिविटी दिखाई, रचनात्मकता दिखाई, जिससे कि वो अपने फ्यूचर एक्सप्लोरेशन, भविष्य में जो भी वो खोज करना चाहता है उसे इम्प्रूव कर सके, सुधार सके। रस्टी कैलो, मार्को पोलोस ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है रस्टी कैलो, जो मार्को पोलो की खुद की लिखी हुई किताब है। राइटर जो मार्को पोलोस ऑटोबायोग्राफी राइटर है, मतलब उसकी आत्मकथा का लेखक है ठीक है। अब क्या बताया गया है इसमें, मार्को पोलो ने अपनी लाइफ में जो जो हुआ उसकी याद भी तो होगी, मतलब कैसे पता चलता कि इसने ये किया था, तो उसकी एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा रस्टी कैलो है। ओके, वाइल दे वर इन प्रिजन टुगेदर, तो रस्टी कैलो जो था ना, वो साथ में प्रिजन में था जब इसे जेल में डाल दिया गया था पकड़ के। तो क्योंकि इसने जब ये अपने देश में लौटा तो उसे कैद कर लिया गया था, वहाँ पे हमला हो गया था, वो लौट के गया था अपने लोगों से मिलने के लिए काफ़ी समय बाद। तो ये जेल में बैठे बैठे उसने लिखवाई थी, साथ में एक राइटर था, रोट मार्को पोलोस जर्नी, उसने मार्को पोलो की यात्रा के बारे में लिखा एंड एक्सपीरियंस, अनुभवों के बारे में लिखा। दिस मेड मार्को पोलो फेमस फॉर हिज एंगेजमेंट्स टू चाइना एंड सेंट्रल एशिया। तो इससे क्या हो गया, मार्को पोलो फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया फॉर हिज एंगेजमेंट्स, यानी जितना भी टाइम बिजी रहा था थ्रू चाइना एंड सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और चाइना के बीच में जितनी भी उसने ज़्यादातर अपनी, जैसे भी बताया है कि अपनी ट्रैवलिंग इस हिस्से में की है। ही ब्रॉड बैक मैनी इन्फॉर्मेशन एंड गुड्स अबाउट चाइना, वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करके लाया था और कई गुड्स यानी सामान लेकर आया था चाइना से। दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर द यूरोपियंस, तो यूरोपियन के लिए बहुत ही ये सहायक था, बिकॉज इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में नो वन न्यू अबाउट मार्को पोलो एंड चाइना, किसी को ये नहीं पता था कि मार्को पोलो भी कोई है या चाइना भी कोई देश है। मार्को पोलो ओपन यूरोपियंस आइज, मार्को पोलो ने यूरोपीय संघ जो लोगों थी उनकी आंखें खोल दी, मतलब उन्हें भी नहीं पता था कि बाहर भी कोई दुनिया है, वो भी ये सोचते थे बस हम ही लोग हैं यहाँ पर समुद्र के इस किनारे और कोई नहीं है दुनिया में। ऐसे हम लोग समझते थे कि हमारे अलावा भी कोई नहीं है, बट दूर दराज की जगहों में और भी लोग रहते थे। आज हम फ्लाइट से, शिप से, ट्रेन, बस, जाने किन किन चीज़ों से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, फ़ोन, वाईफाई, बिना जाए आए हम व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से। तो वो कैसे हो पाता है, तो ये आज की टेक्नोलॉजी उस ज़माने में नहीं थी, तो इसलिए लोगों को नहीं पता था। तो इसीलिए वो कहा है कि मार्को पोलो ने यूरोपियंस की आइज़ खोल दी, यानी आंखें खोल दी, दैट दे कुड ट्रेड मोर थिंग्स विद द फार ईस्ट, जिससे वो और भी चीज़ों का सौदा यानी ट्रेड कर सकें फार ईस्ट, पूर्व दिशा में बसे हुए देशों या फिर प्रांतों के साथ में। वास्को डा गामा, ये कौन था, वास्को डे गामा कहते हैं इन्हें, ठीक है। वास्को डा गामा वॉज बोर्न इन स्मॉल कोस्टल टाउन इन पोर्टुगल नेम्ड साइंस। अच्छा, साइंस नाम के एक पोर्तुगल कोस्टल टाउन है, तटीय इलाके होते हैं, ऐसे छोटा सा कस्बा होता है, ऐसे हम टाउन कहते हैं, जो समुद्र किनारे बसा होता है। तो वास्को डा गामा का जन्म वहीं पे हुआ था। नेक्स्ट, हिज फादर वॉज ए नाइट, उनके पिता एक योद्धा थे। नाइट का मतलब योद्धा, के साइलेंट होता है, ऐसे नाइट पढ़ते हैं। एंड एन एक्सप्लोरर, और इसके अलावा वो खोजकर्ता भी थे उसके पिता। ही फॉलोड इन हिज फादर्स फुटस्टेप्स, मतलब उसने अपने पिता के कदम, जैसे उसके पापा सिखाते गए उसे वैसे ही वो सीखते गया। इसका मतलब ये है ना कि ऐसा है कि उसके पापा के निशाने पैर के और उसे फॉलो कर रहा है, वो ऐसा नहीं है, बल्कि उनका सिखाई हुई बातें, वो जो करते थे वैसे ही वो भी उन्हें फॉलो करता था। एंड सून कमांडेड शिप्स इन द किंग्स नेम, और फिर राजा के नाम पर बहुत जल्दी वो सभी शिप्स पे उसका क्या हो गया, कमांडर बन गया है। तो उसी की कमांडिंग में वो सभी शिप्स राजा की जाती थी। इन 1497 ईयर जो था उसमें क्या हुआ, ही वॉज अपॉइंटेड टू कमांड एन एक्सपीडिशन इक्विप्ड बाय द पोर्टुगीज गवर्नमेंट, उसे अपॉइंट किया गया यानी नियुक्त किया गया, इस काम पे रखा गया कि वो एक एक्सपीडिशन, यानी कि मान लीजिए कोई यात्रा है, इस पर वो निकल पड़ा है, इसे कमांड करना है, जिस पे क्या था, पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने उसे इक्विपाई किया हुआ था, हासिल कर रखा था। हुज इंटेंशन वॉज टू फाइंड ए मैरीटाइम रूट टू द ईस्ट, वो एक खोज में भेजना चाह रहे थे, तो उसे बोला गया था कि तुम ये खोज पूरी करके लाओगे। तो पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने उसके लिए राशन पानी, उसके आने जाने का सारा इंतज़ाम किया था, और वो ढूंढ कर आएगा कि आगे भी कोई चीज़ है कि नहीं, किसी राजा ने सोचा होगा उसके ज़माने में उस। सो इसका इंटेंशन, मकसद ये था, वॉज टू फाइंड ए मैरीटाइम रूट टू द ईस्ट, कि पूर्व में कोई मैरीटाइम रूट को वो फाइंड कर सके।
इन मई 1498 में क्या हुआ, हिज वॉयज लॉन्च्ड, उसकी समुद्री यात्रा को हम कहते हैं वॉयज, लॉन्च यानी कि शुरू हुई। द ऑल वाटर रूट, पूरी तरह से पानी में ही उसका रास्ता था। फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यूरोप से लेकर एशिया प्रांत तक, वो भी कहाँ आकर रुका, साल 1498 में इस सब शुरू आता हो। कैलिकट पहुंचा दो, भारत में है कालीकट, जिसे कैलिकट उसने बोला है, तो एक भारत में पहुंचा, इंडिया में। सो वास्को दा गामा ने इंडिया की डिस्कवरी की, जो लाइन इसमें स्किप कर दी गई है। वास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया बिकॉज ही रीच्ड कैलिकट, और उसने वहाँ पर कई मसाले लाए जो हमारे यहाँ बनते थे, उसे अपने देश पे ले आकर काफ़ी ऊंचे दामों में बेचा, और यूरोपियंस जान पाए कि मसाले भी कोई चीज़ होती है, वरना तुम जानते हो कि ज़्यादातर अंग्रेज़ क्या खाते हैं, ब्रेड पाव, राइट, बर्गर्स। तो ये इंडिया था, इसने स्पाइसेस इंपोर्ट किया, वहाँ से सिल्क इंपोर्ट हुआ, बहुत कुछ चेंजेस आए इस तरीके से लोगों के बीच में, और कई विदेशी भी इंडिया आए और कई लोग इंडिया से यूरोप गए। तो इसी तरीके से ट्रेड रूट बन पाया था, सिल्क रूट के अलावा और भी कई रूट्स बन पाए और कई लोगों ने खोज करी। तो दिस वॉज योर चैप्टर एंड इट्स फिनिश्ड नाउ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो जहाँ तक हो सके आप इनमें से हर एक के नाम पर वीडियोस अवेलेबल हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूट्यूब पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप लर्निंग द प्रीवियस चैप्टर्स, ओके, फॉर अपकमिंग टेस्ट एंड एग्जाम्स। डोंट यूज टू many electrical equipments at your home, okay, stay safe, stay home, take care. We shall meet soon in the next part of the video of a new chapter. Thank you once again.